हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का कक्षा 12वीं फिजिक्स के इस लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गॉस प्रमेय को पढ़ा, गॉस प्रमेय को समझा और उसके सूत्र की व्युत्पत्ति को जाना। आज के वीडियो में हम इसके प्रयोग को पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, और इसको समझेंगे। इसमें सबसे पहले पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, किसी रेखा पर आवेश के कारण, कोई एक रेखा है जिस पर आवेश है, ठीक है, एक समान आवेश है, उससे दूर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। और इस विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए हम इसमें उपयोग करेंगे किसका? गॉस के थ्योरम का। कैसे उसके थ्योरम को हम लोग इसमें एप्लीकेबल करेंगे, उसको देखेंगे और जानेंगे। चलिए चालू करते हैं। मान लेते हैं ये कोई एक अनंत लंबाई का रेखीय चालक है यल, ठीक है, जिस पर क्या है, एक समान आवेश प्लस क्यू आवेश क्या है, इस पर एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। अब इससे r दूरी पर, इस रेखीय चालक से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इस रेखीय चालक पर मैं कोई दो बिंदु लेता हूं, एक बिंदु A हो गया, एक बिंदु A B हो गया, जो इस मध्य बिंदु, इसका नाम दे देता हूं O से क्या है, बराबर दूरी पर है। जब O से ये बराबर दूरी पर है, तो इस पर जब विद्युत क्षेत्र लगेगा, वो किस दिशा में लगेगा, ऐसे लगेगा, इस दिशा में लगेगा, ठीक है। बिंदु B के कारण, B पर उपस्थित आवेश के कारण P पर जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा? B पर उपस्थित आवेश के कारण जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा, ठीक है। A से चलने वाली विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, B से चलने वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। अब क्या करता हूं कि हम लोगों ने पहले वीडियो में ये पढ़ा हुआ है, जिसमें ये पाया था कि ऐसे अगर कोई क्षेत्र रेखा है तो उसे हम दो समकोणिक घटकों में वियोजित कर सकते हैं। ये जो है इसका, इसकी दिशा जो है, ठीक है, ये E है, छोटा सा लिए हैं तो मान लेते हैं कि DE है, ठीक है। इसको दो समकोणिक घटक में व्यक्त करेंगे तो ये हो जाएगा क्षैतिज घटक और ये हो जाएगा क्या, ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक क्या होगा, DE cos थीटा, और ये ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, DE sin थीटा। क्लियर है? अब बिंदु A से चलने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखा है उसकी दिशा ये है, इसको भी दो समकोणिक घटकों में वियोजित करेंगे तो एक नीचे की ओर हो जाएगा, DE, ये भी DE है, क्यों, इस पर एक समान आवेश है, तो इस पर किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, इसके कारण चले चाहे इसके कारण चले, दोनों क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो क्या होगा, एक समान होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर इसके कारण लगे, इसके कारण लगे, एक समान होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक DE sin थीटा, और जब इधर चलेगा क्षैतिज घटक, ये क्या हो जाएगा, DE cos थीटा। ये नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास बचेगा क्या,
केवल इस दिशा में, मतलब ये जो पृष्ठ है या ये जो रेखा है, इस रेखा के किस दिशा में मिलेगा? लंबवत दिशा में मिलेगा। इस लंबवत दिशा में मिलेगा। इसका क्या काम है? अभी जब बनाऊंगा इसका डेरिवेशन तो मैं इसको समझाऊंगा कि लंबवत दिशा में मिलेगा तो इसका उपयोग क्या है। ठीक है। और एक बात और, ये जो रेखीय आवेश है इसकी लंबाई तो पता नहीं है, तो इस पे एक वर्ड आता है क्या? आवेश घनत्व। आवेश घनत्व। आवेश घनत्व को हम दर्शाते हैं किससे? लैम्डा से। ठीक है। और आवेश घनत्व का जो मान होता है, आवेश घनत्व का जो मान होता है वो मान कितना होता है? आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटे लंबाई। ठीक है। आवेश बटे क्या होता है? लंबाई। हम जितने लंबाई का लेंगे, आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है? आवेश घनत्व का मतलब होता है एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा। जैसे हम लोग देखते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ते हैं, पहले पढ़े हैं कि प्रति किलोमीटर पर इतनी जनसंख्या रहती है। यदि मैं बोलूं कि प्रति 1 किलोमीटर पे 1000 जनसंख्या घनत्व है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर में 1000 व्यक्ति निवास करते हैं। ये भी हो सकता है कि किसी जगह पे 5000 हो और किसी 1 किलोमीटर पे एक भी व्यक्ति ना हो। लेकिन जब हम घनत्व की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि खाली जगह पे भी हैं और जहां पे ज्यादा है वहां पे भी कम है। ये है जनसंख्या घनत्व। उसी प्रकार ये है आवेश घनत्व। आवेश घनत्व मतलब प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। जब एक समान रूप से वितरित है तो प्रति एकांक लंबाई पे उसकी मात्रा भी तो कुछ होगी। कितनी मात्रा होगी? उसका सूत्र होता है आवेश बटे लंबाई। यदि मैं इस लंबाई को लूंगा, ओ बी की लंबाई को लूंगा, तो क्या लिखूंगा? आवेश कितना है? Q। इस पृष्ठ पर कितना आवेश है? Q है, बटे लंबाई कितनी? ओ बी। यदि मैं इस लंबाई को लूंगा तो ये लंबाई बटे में क्या हो जाएगा? ओ ए हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब थोड़ा सा मैं इसको आपको एक वीडियो के जरिए समझाऊं कि कैसे किसी चालक पर, जो रेखीय चालक है, जो सीधा चालक है, जो एक दंड चालक है, इस पर आवेश वितरित होता है और इससे निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं सदैव इस रेखा के क्या होती हैं? ऐसे लंबवत ही होती हैं। देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में आप ये देख रहे हैं कि ये क्या है? ये सीधी लंबाई की एक चालक है जो सीधा रेखा की तरह क्या है? लंबा है। और इस पर जो आवेश है एक समान रूप से वितरित हुआ है और इससे निकलने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्योंकि ये पर कौन सी आवेश है? धनावेश है, तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? हमेशा बाहर की ओर निकलेंगी। तो इससे निकलने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इससे क्या है? इसके पृष्ठ के लंबवत है। ठीक है। इसके पृष्ठ के क्या है? लंबवत है। अब हम क्या करते हैं? इस पृष्ठ पे एक बेलन की कल्पना करते हैं और इस बेलन पे कोई दो बिंदु लिख लेते हैं। पहले बिंदु से चलने वाली क्षेत्र रेखाएं ऐसे चल रही हैं, दूसरे बिंदु से चलने वाली क्षेत्र रेखा ऐसे चल रही है। अब दोनों क्षेत्र रेखाओं को क्षैतिज घटक इस रेखा के लंबवत दिशा में, बाकी ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर और ऊपर की ओर, जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? निरस्त कर रहे हैं। क्या बचा? केवल क्षैतिज घटक ही बचा जो इस रेखा के क्या है? लंबवत है। क्लियर है? अब हम देखते हैं इसके डेरिवेशन को। ये क्या है हमारा? एक अनंत लंबाई का चालक, रेखीय चालक। कौन सा है?
एल, जिस पर एक समान रूप से प्लस आवेश क्या है, वितरित है। एक समान रूप से वितरित है। इससे आर दूरी पर बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, इस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब हम क्या करते हैं, इस बिंदु से बराबर दूरी पर ऊपर और नीचे एक बेलन की रचना करते हैं। अब बेलन की रचना क्यों करेंगे, अभी मैंने वीडियो में भी लिखा है कि बेलन की रचना करते हैं। क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। और गॉस के नियम के लिए ये जरूरी है कि पृष्ठ जो होगा वो क्या होगा, गाउसीय पृष्ठ होगा, मतलब वो पृष्ठ बंद पृष्ठ होगा। ये अभी रेखीय आवेश है, ये तो बंद है नहीं, और जब ये बंद नहीं है तो इस पर गॉस का नियम अप्लीकेबल होगा ही नहीं। तो गॉस के नियम को यदि हमको इसमें लगाना है तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस पर एक बेलन की रचना कर देते हैं। ये हम लोगों ने एक बेलन की रचना कर दी। ठीक है, कि जिसकी त्रिज्या क्या है, आर। ये त्रिज्या यहां से यहां की ये क्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई। ये त्रिज्या कितनी हो गई, आर हो गई। अब इस बेलन पे हमको 3 पृष्ठ मिलेंगे। कौन कौन सा पृष्ठ मिलेगा, एक ऊपर का ए वृत्तीय पृष्ठ S1, ठीक है, एक नीचे का ये वृत्तीय पृष्ठ S2, और एक ये क्या, वक्रीय पृष्ठ। ये क्या, वक्रीय पृष्ठ मिलेगा। वो वक्रीय पृष्ठ क्या, S3। क्लियर है। देखिए ये क्या है, एक रेखीय चालक है ये। ठीक है, इस पे हम क्या करते हैं, एक बेलन, ये क्या है, बेलन, ये नीचे का वृत्तीय पृष्ठ, ये ऊपर का वृत्तीय पृष्ठ, और ये वाला भाग क्या है, ये क्या है, वक्रीय पृष्ठ S3। इस पे जो ये चालक है, रेखीय चालक है, वो क्या है, इसके बीच में ऐसे है, जो इस बेलन के लिए क्या कर रहा है, मुख्य अक्ष का कार्य कर रहा है। ये जो रेखीय चालक L है वो इसके लिए क्या कर रहा है, मुख्य अक्ष का कार्य कर रहा है। मान लेते हैं इस बेलन की यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है, L है। इस बेलन की ये जो ऊंचाई है वो क्या है, L है। क्लियर है। फिर से देखिए क्या किया हम लोगों ने, एक रेखीय चालक है, इससे r दूरी पर क्या करना है, अपने को बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब हम इसी r की त्रिज्या को, इसी दूरी को r जो है इसको त्रिज्या मानकर एक बेलन का निर्माण करते हैं। जब बेलन का निर्माण करते हैं तो बेलन में अपने को 3 पृष्ठ मिलता है, S1 ऊपर का वृत्तीय पृष्ठ, S2 नीचे का वृत्तीय पृष्ठ, और S3 ये क्या है, वक्रीय पृष्ठ। अब ये बंद बेलन हो गया तो बंद पृष्ठ हो गया, जिसकी लंबाई या कहें तो ऊंचाई कितनी है, L है, इसकी त्रिज्या R है। ये बंद पृष्ठ किसकी तरह कार्य करेगा, गाउसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। अब इस पर हम क्या कर सकते हैं, गॉस के नियम को लगा सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखते हैं इसके माना को मैं लिख देता हूं कि माना लेमडा बराबर आवेश Q, लंबाई क्या है, लंबाई इसकी कितनी है, L है, L, तो इसका तिर्यक गुणा कर दूंगा तो Q बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू L।
ठीक है, ये क्या हुआ, हम मान लिए कि माना आवेश की एक अनंत लंबाई की एक पतली सीधी रेखा क्या है, एल है, जिस पर एक समान रूप से धन आवेश वितरित है। ठीक है, इस चालक से r दूरी पर बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। क्लियर है। अब रेखा L को क्या किए, हम लोग अक्ष मानकर एक बेलन की रचना करते हैं, कितनी, r त्रिज्या लेकर, जो अब गाउसीय पृष्ठ की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा। यदि इस चालक पर एक समान रैखिक आवेश घनत्व लेमडा है, तो मैंने अभी सूत्र बताया था, आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे लंबाई। इस सूत्र से लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे L। ये लंबाई क्या है, L है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू L। ठीक, अब मैंने इसमें आपको क्या बताया कि 3 पृष्ठ हैं, एक क्या, समतल वृत्तीय पृष्ठ, वक्रीय पृष्ठ S3, ये 3 पृष्ठ हम लोगों ने देखा। अब जो है इस S1 के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इधर होगी। अभी मैंने यहाँ पे बताया क्या होते हैं, सभी इसके लंबवत होगी, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस पृष्ठ के ऐसे होगी, इस रेखीय चालक के लंबवत। मैंने अभी बताया और बोला था कि इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग यही है, मतलब S1 पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इधर होगी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार S2 पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इधर होगी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार S3 पृष्ठ के लिए भी क्या होगा, वक्रीय पृष्ठ के लिए ये क्या है, वक्रीय बेलनाकार पृष्ठ है, बेलनाकार पृष्ठ का, ठीक है, ऊपर वाला भाग ये क्या है, वृत्तीय पृष्ठ, वृत्तीय पृष्ठ के लिए भी क्या होगा, ऐसे, इस वृत्तीय पृष्ठ के लिए भी क्या होगा, ऐसे, इस वक्रीय पृष्ठ के लिए भी क्या होगा, लंबवत ही तो होगा। मैंने अभी वीडियो में भी दिखाया था, इस पृष्ठ के क्या होगा, ये लंबवत ही तो होगा, ये लंबवत ही तो होगा। बाकी ये ऊपर और नीचे वाले क्या कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं, तो क्या बच रहा है, केवल लंबवत, मतलब ऐसे ही होगा। मतलब S3 पृष्ठ के लिए भी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, यही होगी। ठीक है, अब S1 पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, S1 पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, ये क्या है, बेलन है, इस बेलन का ये कौन सा भाग है, वृत्तीय पृष्ठ है, तो वृत्तीय पृष्ठ ये है, कैसा है, ऐसा है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके लंबवत होगा, इसके लंबवत होगा, मतलब इसका इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके लंबवत होगा, ऐसे लंबवत होगा। क्षेत्रफल सदिश S1 क्या होगा, इसके लंबवत होगा, इसके लिए क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके लंबवत होगा। S2 बराबर क्या होगा, इसके लंबवत होगा। ठीक है, और इस वक्रीय पृष्ठ के लिए, ये जो वक्रीय पृष्ठ S3 बचा, इसके लिए क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, ये भी इसके लंबवत ही होगा, इसके लंबवत होगा, मतलब इसी दिशा में, ये क्या हो गया, वेक्टर E की दिशा हो गई, और क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी क्या होगी, यही होगी। S3 की भी दिशा क्या होगी, इधर ही होगी। क्लियर है। मैंने क्षेत्रफल सदिश के लिए पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि क्षेत्रफल सदिश होता क्या है। ठीक है, इतना। अब देखिए तीनों पृष्ठों पर S1 में ये कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ये S2 में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, और S3 में क्या बन रहा है, 0 है। मतलब यहाँ थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री, यहाँ थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री, यहाँ थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। इतना ही तो है। अब इसको हम लोग लगा देते हैं किसमें, फ्लक्स के परिभाषा में, मतलब S2 से होकर गुजरने वाला फ्लक्स समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 के लिए
के लिए फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, क्या सूत्र होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर यस। तो यस क्या है, यस वन पृष्ठ है तो वेक्टर एस वन। वेक्टर जब हटेगा तो क्या होगा, ई डॉट यस वन डॉट कॉस थीटा। थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। मतलब फाई वन का मान कितना आया 0 आया। ठीक है, फाई टू के लिए भी क्या होगा, फाई टू के लिए निकालते हैं। फाई टू के लिए फ्लक्स क्या, फाई टू बराबर क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस टू। दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, ई एस टू कॉस 90 डिग्री। एस टू के लिए 90 डिग्री है, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। मतलब इसका भी मान क्या आया 0 आया। ठीक है, अब तीसरे के लिए देखते हैं, वक्रीय पृष्ठ S3 के लिए फ्लक्स फाई 3 इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ई डॉट S3 इक्वल टू क्या होगा, ई S3 कॉस 0 अंश। ठीक है, कॉस 0 अंश का मान 1 मतलब ई S3। ठीक है, इस पृष्ठ के लिए कितना हो गया ई S3। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इस बिंदु P को लेते हैं और इस बिंदु P पर एक अल्पांश की कल्पना करते हैं। किसकी कल्पना करते हैं, अल्पांश की कल्पना। जो अल्पांश क्या है ds है, तो ds की दिशा क्या होगी, ds की दिशा इधर ही होगी, क्षेत्रफल सदिश ds। ठीक है, अब इस अल्पांश के लिए हम निकालेंगे, फिर पूरे S3 पृष्ठ के लिए निकालेंगे। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब आप लोगों ने ये लंबवत क्यों होती है, कैसे होती है, इसका उपयोग क्या है, अब समझ लिया होगा। इसको मिटा देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। चलो अब देखते हैं, बिंदु P पर एक अल्पांश ds की कल्पना करते हैं, जिसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, जिसका क्षेत्रफल सदिश ds और विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, एक समान होगी, एक समान होगा। कैसे होगा एक समान, हमने यहां पे देखा है। ठीक है, तो ds से गुजरने वाला, तो ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स परिभाषा के अनुसार, किससे चल रहे हैं हम, परिभाषा के अनुसार। परिभाषा के अनुसार क्या होता है, अल्प अंश ले रहे हैं तो क्या निकलेगा अल्प। ठीक है, डी फाई इक्वल टू क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा, यही तो होगा। तो ई डी एस क्या है, इस अल्पांश और क्षेत्र के बीच में बनने वाला कोण कितना है 0 अंश है, तो क्या हो जाएगा cos 0 अंश। तो क्या बचेगा ई डी एस, और cos 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। ये कितना का मान आया डी फाई, किसके लिए, एक अल्पांश माने हैं हम, किस पे, इस बिंदु P पे। अब ऐसे छोटे छोटे अल्पांशों के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे पृष्ठ का, तो वक्रीय पृष्ठ S3 से गुजरने वाला फ्लक्स
कितना हो जाएगा फाई इक्वल टू समाकलन ऑफ डी फाई, समाकलन ऑफ डी फाई। ठीक है, अब इस समाकलन में डी फाई का मान रख देते हैं, कितना हो जाएगा ई इंटू डी एस। ई क्या है, फिक्स है, वो बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा डी एस। और डी एस क्या है, किस पृष्ठ के लिए है, वक्रीय पृष्ठ, S3 का क्या है वक्र पृष्ठ है। और ये क्या है, एक बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर। कैसे होता है 2 पाई आर, समझाता हूं। हमने देखा क्या, ये बेलन, ठीक है, ये बेलन है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है L, ऐसे इसकी लंबाई क्या है L है। ठीक है, ये क्या है वृत्त है, जिसकी त्रिज्या कितनी है R है। ठीक है, तो इसका परिधि कितना हो जाएगा 2 पाई R। ठीक है, अब इसको मैं खोल देता हूं तो ये क्या बन गया, आयत बन गया, आयत बन गया, जिसमें इसकी लंबाई कितनी है 2 पाई R है, ये ऊंचाई कितनी है L है, तो L गुणे 2 पाई R कितना हुआ 2 पाई R L। यही तो मैंने बताया कि इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 2 पाई R L, मतलब E इंटू 2 पाई R L। यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं कि समाकलन ऑफ ds इक्वल टू 2 पाई R L। क्लियर है स्टूडेंट। ठीक है, ये किससे आया, परिभाषा से। अब हम लाएंगे इसमें क्या, गॉस के नियम से। गॉस के नियम से, गॉस के नियम से क्या होगा, गॉस का नियम क्या कहता है, फाई इक्वल टू इस पृष्ठ में के अंदर उपस्थित कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले वीडियो में यही पढ़ा था। फाई इक्वल टू क्या, यदि इस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश Q हो, ठीक है, तो उसका एप्सिलॉन नॉट गुना, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का LHS देखो क्या है, फाई है, मतलब दोनों बराबर हैं, तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है क्या, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र E है, E को बचा के बाकी का क्या करें, त्रिज्या गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू 1/2 पाई आर एल इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करता हूं मैं, इस Q में यहां से Q का मान रख देता हूं, इस Q में यहां से Q का मान रख देता हूं, तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर एल इंटू क्यू का मान कितना है लेमडा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एल ऊपर नीचे है, एल ऊपर नीचे है, कट गया, बचा क्या, बचा E बराबर लेमडा बाई, E बराबर लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये होता है किसी रेखीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र, रेखा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है स्टूडेंट, परीक्षा के दृष्टिकोण से एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम लोगों ने एक ही डेरिवेशन देखा है, अभी इसके एप्लीकेशन के लिए और भी डेरिवेशन है, जिनमें से किसी एक की परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये आया। अब रेखीय चालक के कारण अगर हम आवेश विद्युत क्षेत्र देखें, किन किन चीजों पर निर्भर करते हैं, इसे चालक से जिस बिंदु पर क्षेत्र ज्ञात करना है उसकी दूरी पर, आर पे दूरी जितनी ज्यादा होगी विद्युत क्षेत्र इसके अनुसार क्या होगा
दूरी ज्यादा होगी तो विद्युत क्षेत्र कम होगा, दूरी कम होगी तो विद्युत क्षेत्र अधिक होगा। और आवेश घनत्व पे, आवेश घनत्व जितना ज्यादा होगा विद्युत क्षेत्र भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो और ये रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।